कहूंगा कि पत्रकार बनने की क्या खूब सजा पाई है। अपनी ही बाइक फुकवा के ब्रेकिंग न्यूज बनाई है। चीज और बताऊं तो यूक्रेन में भी पत्रकारों को कभी टारगेट नहीं किया गया। हमने नहीं सुना, आपने भी कई सालों से पत्रकारिता करी है, लेकिन यहाँ पे पत्रकारों को टारगेट क्यों किया गया? शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि दो चार ईंटें या अद्दे इन लोगों ने हमें मारने शुरू करे, मगर वो उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वो आंधी की स्पीड से वो पत्थर हमारी ओर, मतलब वो आ रहे थे सामने से, पहले तो पत्थर मार रहे थे, उसके बाद पेट्रोल बम लेके आ रहे थे और यूं फेंक के चल। वो यूथ मतलब इतना दंगा कर सकता है, ये सोचने की बात नहीं। मतलब बहुत बड़ा विषय है, इसको हम सोचे कि कैसे ये कर सकते हैं ये लोग। ऊपर से पत्थर पड़ रहे थे, गमले फेंके जा रहे थे, पानी फेंका जा रहा था। 8 फरवरी के दिन हल्द्वानी में प्रशासन के द्वारा सरकारी जमीन पर बने हुए जो मदरसा था उसे हटाने के लिए प्रशासन की टीमें गई थी और स्थानीय जो पत्रकार है ऋषि कपूर, वो वहां खुद मौजूद थे। उनसे जानते कि आखिरकार ऋषि जी आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और यहाँ से प्रशासन की टीमें वहां पर गई थी, क्या हुआ था? क्योंकि लगातार काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पिछले शायद 1-2 महीने से लगातार जो है वो प्रशासन अतिक्रमण हटा रहा है। वैसे ही जैसे हम हर रोज रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, वहां भी आप पहुंचे थे, क्या हुआ था शुरू से लेके? क्योंकि जब आप वहां पर पहुंचे थे, क्या आपने देखा और धीरे धीरे करके जो माहौल था वो कैसे आगजनी, पथराव और थाने में पूरी तरीके से आग में पूरा कन्वर्ट हो गया पहले, लेकिन मामला शांत था जब आप पहुंचे थे। कहां से शुरुआत हुई इसकी? राहुल भाई, एक शायरी से शुरू करूंगा कि पत्रकार बनने की क्या खूब सजा पाई है। अपनी ही बाइक फुकवा के ब्रेकिंग न्यूज बनाई है। हम पिछले कई दिनों से उस क्षेत्र में कवरेज कर रहे थे। उस दिन भी हम कवरेज करने के लिए नगर निगम की टीमें, प्रशासन की टीमें थी, तो हम भी वहां करीब 4 बजे के करीब पहुंच गए थे। लोग इकट्ठे होने लग गए थे। थाना अध्यक्ष भाकुनी जी भी पहुंचे थे, उन्होंने वहां का माहौल संभालना शुरू करा, फोर्सेस पहुंचनी शुरू हुई। उससे पहले वहां पे इतनी बड़ी दंगई आवाजाही कभी हमने देखी नहीं जितनी उस दिन। मतलब शायद वो प्री प्लान था, ऐसा देख के लग रहा था कि वो प्री प्लान है और हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। तो हम लोगों ने जैसे अपनी बाइक वहां खड़ी करी तो हमें थोड़ा सा अंदेशा होने लगा था कि कुछ शायद गलत हो जाएगा। तो हम सब ने जो जो समझ पा रहा था सिचुएशन को, मैंने भी अपनी बाइक दूर जाके खड़ी करी कि जब हम जा रहे थे तो सब कुछ सही था, लेकिन उस हिसाब से 300-400 मीटर दूर मैंने अपनी बाइक खड़ी की, जब हम वापस लौटेंगे तो यहां से अपनी बाइक लेंगे और निकल जाएंगे। पता नहीं था कि इतना बड़ा दंगा भड़क जाएगा, इतनी बड़ी हिंसा भड़क जाएगी। हल्के हल्के करके गलियों से पत्थर करने शुरू हुए और वो पत्थर इतनी तेज होने लग गए कि मतलब शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि दो चार ईंटें या अद्दे इन लोगों ने हमें मारने शुरू करे, मगर वो उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वो आंधी की स्पीड से वो पत्थर हमारी ओर भाग रहे थे। पुलिस ने बड़ा कंट्रोल करा, बड़ा कंट्रोल करा। जब कंट्रोल से बाहर होने लगी स्थिति तो आंसू गैस छोड़ी गई। आंसू गैस का भी क्या उल्टा प्रभाव पड़ा कि आंसू गैस मारी तो उधर थी, वो तो गलियों में थे, अपने घरों में थे, हम लोग खुले बगीचे में थे, खुला खुला था सब कुछ, पूरा प्लॉट। तो वो आंसू गैस सीधे हमारे ऊपर आने लग गई। हम भी पुलिस और हम सब इकट्ठे खड़े थे, तो वो आंसू गैस इतनी तेज थी और पहली बार सच में मेरा आज भी वो दिक्कत हो रही है, पता नहीं सांस में दिक्कत आ रही है उस आंसू गैस से। क्या हो रहा है कि मैं उस आंसू गैस की चपेट में जैसे आया, उसके बाद मेरे को पता नहीं चला क्या हुआ, जो वहां पे तारे लगी थी, बाड़ बनाई थी, मैं उसमें जाके चिपक गया और मेरे को कोई निकालने वाला भी नहीं आ रहा था वहां से। तो 2-3 लोगों ने मुझे खींच के निकाला, पूरी जैकेट फट गई, पैंट फट गई। हल्के हल्के करके हम आगे बढ़ने लगे। जेसीबी की गरजना शुरू हुई, अवैध मदरसे की, और जेसीबी जैसे ही बढ़ी तो घरों से आवाजें आने लगी, नारे लगने शुरू हो गए। उस दौरान भी हम कवरेज कर रहे थे, हम लाइव कवरेज की कर रहे थे। शुरू में हमें लगा कि हमें लाइव नहीं करना चाहिए, हमें रिकॉर्डेड करना चाहिए, लेकिन फिर अंदर से ऐसा माहौल खराब ना हो। हाँ, माहौल खराब ना हो इसलिए लाइव नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर सबने बोला कि नहीं, हमें लाइव करना चाहिए, तो हमने वहां पे लाइव करा कि बाहर भी पता चल जाए कि ऐसा माहौल है, क्योंकि बाहर कोई सोच ही नहीं सकता था कि हल्द्वानी में कभी ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर देखने को। कभी नहीं हुआ। मतलब अभी यूक्रेन में जो लड़ाई हुई थी, हाँ मैं एक चीज और बताऊं तो यूक्रेन में भी पत्रकारों को कभी टारगेट नहीं किया गया। हमने नहीं सुना, आपने भी कई सालों से पत्रकारिता करी है, लेकिन यहां पे पत्रकारों को टारगेट क्यों किया गया? एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है। मैंने कई लोगों से ये भी पूछा, मैंने यहाँ के विधायक जी से भी पूछा कि पत्रकार तो हमेशा जनता की आवाज उठाते हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हों या किसी भी वर्ग के लोग हों, उन्हीं की आवाज उठाते, उन्हीं की बात शासन प्रशासन सरकार तक पहुंचाते, फिर आखिरकार पत्रकारों को क्यों टारगेट किया? राहुल जी, जब बनबुलपुरा रेलवे का मसला चल रहा था तो पत्रकारों ने, लोकल पत्रकारों ने वहां के मुद्दे को बहुत अच्छे से बनाया, लेकिन जो बाहर से मीडिया आई थी उन्होंने उसको सहीन बाग घोषित किया। तो यहाँ के जितने भी स्थानीय निवासी हैं उन्होंने लोकल मीडिया का हमेशा धन्यवाद करा। परसों जो मौलाना पहुंचे थे उन्होंने भी कहा कि लोकल मीडिया के संग ये गलत हुआ है। तो पत्रकारों को क्यों टारगेट करा गया? हमारी गाड़ियां क्यों जलाई गई, हमारे कैमरे क्यों तोड़े गए, फोन क्यों तोड़े गए? हमें मतलब वो आ रहे थे सामने से, पहले तो पत्थर मार रहे थे, उसके बाद पेट्रोल बम लेके आ रहे थे और यूं फेंक के चले जा रहे थे, ये ले। अच्छा, वो कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरीके की जो कर रहे थे? देखो, मैंने जितना देखा लोकल तो थे, लेकिन मुझे ऐसा एहसास होता है कि कुछ लोग बाहर से भी आए थे,
क्योंकि लेकिन उन्होंने अगर बाहर के लोग भी, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आए होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके या मेरे किसी ना किसी के तो संपर्क के लोग होंगे, क्योंकि अगर बाहर से कोई आ रहा है वो किसके वहां रह रहा है, ये तो सब तफ्तीश की बात है, पुलिस करेगी। कहाँ रहे थे, किसके कहने पे आए थे, किसके बुलाने पे आए थे, वो सब चीजें तो जानकारी आएगी धीरे-धीरे। नहीं, वो तो हल्के हल्के जानकारी सामने आएंगी, लेकिन जो उनका हुलिया था कि उन्होंने पूरा ऊपर से पैक वो करा पहले था। से उनको पता था कि हमने इस तरीके का करना है, क्योंकि वो मास्क पहने हुए थे, अधिकतर लोग कपड़ा बांधे हुए थे इस तरीके के, ताकि उनका जो चेहरा है वो लोग ना देख सकें और वो सब कुछ और कर वो बड़े सकें। यंग लड़के थे, मतलब बड़े छोटी उम्र के मतलब लड़के। हाँ, बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि यूथ। और वो यूथ मतलब इतना दंगा कर सकता है, ये सोचने की बात नहीं, मतलब बहुत बड़ा विषय है। इसको हम सोचे कि कैसे ये कर सकते हैं, ये लोग इतना बड़ी हिंसा कैसे फैला सकते हैं, थाने को जला सकते हैं। और हमारे पास से अंदर से बाहर आने का प्लान नहीं था। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले प्रेस की बाइक जलानी शुरू हुई, उसके बाद बंद होना शुरू हो गया, रास्ते बंद होने शुरू हो गए। चारों तरफ उन्होंने बैरिकेड, आग लगा दिए, जो उनको मिला, मतलब रास्ते में, क्योंकि मैं भी था, जहां जहां तक मैं पहुंच पा रहा था वहां पर उन्होंने हर चीज को आग लगा दी, जो उनको मिल रहा था हर चीज वो को आग आग लगा लगा रहे के थे। रास्ते बंद कर दे दी। उसके बाद मेरे करीब जब पुलिस वाले थे और हम 5-6 पत्रकार थे, तो पुलिस वाले बोले आप हमारे पीछे रहोगे और आपके पीछे कुछ पुलिस वाले और रहेंगे, हम आपको बाहर निकालेंगे। तो मेरे आगे शायद 200-250 पुलिस कर्मी थे, जिन्होंने वो शील्ड भी पकड़ी हुई थी। ऊपर से पत्थर पड़ रहे थे, गमले फेंके जा रहे थे, पानी फेंका जा रहा था। तो हम आगे से भी बच रहे थे, इधर साइडों से भी, कहीं से भी कुछ भी हमला हो सकता था, और पेट्रोल बम अलग फेंके जा रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से बच बचाते, वो मंजर मतलब आज भी आंखों के सामने आता है तो रोना आ जाता है, दिल सहम जाता है, डर जाता है। इंदिरा नगर जब पहुंचे तो इंदिरा नगर वाले लोगों ने कहा अब आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, अब आप यहाँ पे सेफ हो। घर से भी फोन आ रहे थे, घर वाले बार बार पूछ रहे थे, क्योंकि वो भी लाइव देख रहे थे कि कितनी देर में पहुंचोगे, क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो हम बिल्कुल सेफ है, हम तो पुलिस की, क्योंकि घर वालों को डरा नहीं सकते थे। घर वाले रोना पिटना शुरू कर देते अगर हम उनको बताते कि हम यहाँ फंस चुके हैं आज के दिन में। तो हमने उनसे यही कहा कि हम बिल्कुल सेफ हैं, पुलिस हमारे साथ है और पुलिस हमें बाहर निकालेगी, हम तभी बाहर आएंगे। तो जब घर पहुंचे, उन्हें बताया, तब उन्हें लगा कि सच में मौत के मुंह से बाहर आए हैं। जबकि कुछ पत्रकारों ने यह तक कह दिया था कि आज शायद हम घर नहीं आ पाएंगे, वो स्थिति को समझ चुके थे। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से जो पत्रकार थे वहां पर, जो हमारे स्थानीय पत्रकार थे, वो किस तरीके से वहां पर जान जोखिम में डाल के रिपोर्टिंग कर रहे थे और लगातार वहां की पल पल की अपडेट दे रहे थे। हालांकि हमेशा जो स्थानीय पत्रकार है वो लोकल मुद्दों को उठाते रहते हैं और सरकार और प्रशासन तक वहां के स्थानीय लोगों की बात पहुंचाते रहते हैं। उसके बावजूद भी इनका यही कहना है कि आखिरकार जब हम आपके लिए लगातार कार्य करते हैं और लगातार आपकी आवाज उठाते रहते हैं, तो आखिरकार हम लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा था और किस तरीके से ये लोग वहां से बच के निकले। इन्हें शायद नहीं पता था कि ये लोग वहां से वापस लौट पाएंगे, नहीं लौट पाएंगे। इनके परिवार के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इनका इंतजार कर रहे थे और अब इन्होंने बताया कि आखिरकार वहां का जो पूरा मंजर था या जो वहां की पूरी घटना थी वो किस तरीके से हुई और धीरे धीरे करके कैसे वहां से बचकर बाहर निकले। राहुल सिंह, हल्द्वानी।